जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे पुस्तकालय तथा सूचना सेवा में राज्य नीति में सम्मिलित किए जाने वाले घटक कौन हैं। राज्य नीति का मतलब पुस्तकालय से संबंधित जो राज्यों द्वारा नीतियाँ जो बनाई जाती है उसमें कौन कौन से घटक या कौन कौन से कंपोनेंट शामिल होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अपने देश के बारे में जान लेते हैं कि ये शिक्षा का जो प्रावधान होता है, अपने देश में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। जैसे अपना देश संघीय व्यवस्था पर कार्य करता है, मतलब एक संघ होता है और उसका जैसे केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार, तो उसको संघीय सरकार भी बोलते हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों में कौन कौन से काम आएंगे, इसको बांटने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं कि केंद्र सरकार जो काम करेगा उसको बोलेंगे केंद्र सूची, लिस्ट बनाई गई है, और जो राज्य सरकार काम करेगा उसको बोलते हैं राज्य सूची, मतलब लिस्ट बनाया गया है राज्यों के लिए, और जो दोनों काम करेंगे उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। तो जो शिक्षा का विषय है वो समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है, और इसीलिए और जो पुस्तकालय सेवा का विषय है ये राज्य सूची का विषय है। कभी कभी इंटरव्यूज़ या नेट JRF के क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत ही बेसिक जानकारी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद कर लेना कि जो राज्य सूची के विषय में आता है वो है पुस्तकालय सेवा, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो है ये समवर्ती सूची में आता है। ये हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए जब ये पुस्तकालय का सेवा है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो इसीलिए सभी राज्यों का तथा केंद्र शासित प्रदेशों का कर्तव्य है कि वो अपने अपने राज्य या क्षेत्र में अधिनियम पारित करें, पुस्तकालय अधिनियम पारित करें, पुस्तकालय अधिनियम पारित करें। तो उन पुस्तकालय अधिनियम को पारित करने में उसके कौन कौन से घटक हैं आज हम लोग उसको जानेंगे। अब यूनेस्को ने क्या किया था कि 1994 में एक घोषणा पत्र पारित किया था जिसको बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, और उसमें बताया था कि स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और सेवाओं के लिए एक स्पष्ट नीति का अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद से ही जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये संस्था बोलती है तो उसके बाद से भारत में बहुत ही तेज़ी से इसमें विकास हुआ। तो कौन कौन सी बातें इसमें शामिल की गई इसको हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली जो बातें होती हैं, एक तो सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा समाज के सभी सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के निःशुल्क सेवा प्रदान करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे पॉइंट्स काम आने वाले हैं। पहली चीज़ हो गई, इसमें कौन से घटक शामिल होने चाहिए, निःशुल्क सेवा प्रदान की जानी चाहिए। दूसरा कि जो असाक्षर हैं, मतलब जो शिक्षित, जो साक्षर नहीं हैं, जो नव साक्षर हैं, जो अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग ले रहे व्यक्ति हैं, जो अपना रोजगार कर रहे हैं, या जो आधे कुशल व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे हैं, या अनियमित पाठक हैं, गृहिणी हैं, या उच्च शिक्षा या शोध कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्राथमिकताएं दी जानी चाहिए। दूसरा, सूचना की निर्बाध उपलब्धि के लिए सार्वजनिक पुस्तकालयों को सूचना केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए। सूचना केंद्र का वीडियो पहले ही बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं चैनल में जाकर के, और उसे सभी नागरिकों को सभी प्रकार की सूचनाएं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध करानी चाहिए। और अगला क्या है कि विकासशील समाज में सबसे बड़ी चीज़ होती है सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना चाहिए। ये इसके सारे घटक आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, निःशुल्क सेवा प्रदान करना। दूसरा, कुछ लोगों को प्राथमिकताएं देना, जैसे बालक हो गए, अशिक्षित हो गए, असाक्षर हो गए, उच्च शिक्षा में जो शोध कर रहे हैं ये सारे लोग। और ये केंद्र सूचना केंद्र की तरह होना चाहिए। सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण इसे करना चाहिए। अगला, भारत जैसे संघीय देशों में द्विस्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली की आवश्यकता है। जैसे एक जो राज्य स्तर पर होना चाहिए और दूसरा जिले स्तर पे होना चाहिए। अगली जो ये बात बोलता है कि राज्य सरकार में स्थापित सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक व्यापक पुस्तक चयन नीति अपनाना चाहिए कि कौन सी पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए उनकी आवश्यकता और उद्देश्य के अनुसार से पाठकों के। और सार्वजनिक पुस्तकालयों में मल्टीमीडिया सहित अनेक प्रकार के प्रलेखों का भी अधिग्रहण करना चाहिए, प्रयोग करने चाहिए। और उसके बाद इसमें क्या है, राज्य सरकार को राज्य पुस्तकालय तथा सूचना सेवा संवर्ग तथा अधीनस्थ सेवा एकक का गठन करना चाहिए। और इसकी जो भर्ती या नियम जो होने चाहिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के अनुसार होने चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 309 ये हमें याद करना चाहिए। कुछ ही चीज़ें हैं संविधान से रिलेटेड, जैसे ये समवर्ती सूची, अनुच्छेद, ये बहुत कम ही आएंगे, संविधान तो हमें पूरा पढ़ना नहीं है। अगला, पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार शिक्षा अधिकर मतलब होता है सब टैक्स। एक तो टैक्स होता है जो पूरा का पूरा लगाया जाता है, लेकिन कुछ
छोटे टैक्स होते हैं, उपकर लगाए जाते हैं, शिक्षा पर उपकर। जैसे पेट्रोल है वो 72 रुपये में हो रहा है, तो उसमें 2% का शिक्षा कर लगा दिया, तो उसको बोलते हैं उपकर। उप मतलब जो मूल रूप से कर ना हो, लेकिन किसी भी क्षेत्र में धन की आपूर्ति करने के लिए लगाया गया टैक्स, उसको बोलते हैं उपकर या अधिकर। तो ये शिक्षा अधिकर की भी व्यवस्था किया जाना चाहिए। जैसे घर पे लगता है, संपत्ति पे लगता है, वाहन पे लगता है। ऐसे सरकार द्वारा स्थानीय निकायों, शैक्षिक संस्थानों, महिला मंडली इत्यादि के द्वारा संचालित पुस्तकालयों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। तो ये इसके कुछ घटक हैं कि जब राज्य कोई पुस्तकालय नीति बनाए तो उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। तो अब हम लोगों ने जब घटक जान लिया तो पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों है, कानून की आवश्यकता क्यों है, ये भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जान लेते हैं हम लोग। हाँ, सबसे पहली चीज़ है कि स्थानीय सूचना केंद्र के रूप में, जब ज्ञान के स्रोत के रूप में जन जन को उपलब्ध कराने हेतु सार्वजनिक पुस्तकालयों को कार्य करना चाहिए। और उसके में मैंने बताया कि कुछ लोगों को प्राथमिकताएं देनी चाहिए। उसके बाद एक समाज में तथा उसमें रहने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता, समृद्धि और विकास एक मौलिक मानवीय मूल्य है। जब ये मौलिक मानवीय मूल्य है तो उन्हें सोचना पाने का भी अधिकार होगा उसको। और ये सूचना या शिक्षा कब मिलेगा, जब निःशुल्क रूप से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। और ये सार्वजनिक सेवाएं कब प्रदान की जाएंगी, जब सरकारों पर दायित्व निर्धारित किया जाएगा, जब सरकारों का दायित्व बना दिया जाएगा कि आपको लाइब्रेरी बनाना ही है तो ये बनाएंगे ही। हमारे देश में अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना हुई। इसमें से अधिकांश पुस्तकालय स्थानीय निकाय उसको बोलते हैं। जैसे ग्राम सभा हो गया, जिला और ग्राम सभा ये बहुत छोटे स्तर पे हो गया। ऐसे ही शहरों में वार्ड होता है, उसके बाद इस तरह से होता है। और पुस्तकालयों का विकास आधुनिक पद्धति के अनुरूप नहीं हो पाया, इसके कारण कई हैं। एक तो प्रबंधन मनमाने ढंग से होता है कि जो वार्ड हेड होते हैं उनके जो रिश्तेदार होते हैं उन्हीं को बना दिया गया उस पुस्तकालय का प्रबंधक। तो ये सारी कुछ कमियां उसमें पाई गई जिसके कारण ये हुआ। मूल रूप से हम लोग जान लेते हैं कि पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहली जो आवश्यकता होती है कि एक अस्थायी सुदृढ़ वित्तीय स्रोत उपलब्ध होना चाहिए। मतलब लगातार वित्त नहीं तो कुछ नहीं। अगर धन ही नहीं है तो क्या बना पाएंगे, ना तो बिल्डिंग बनेगी, ना ज़मीन आएगा, ना पुस्तकालय होगा, ना कर्मचारी वेतन होगा। तो इसलिए ये परमानेंट होना चाहिए, ये नहीं कि एक महीना दिए दूसरे दिन वेतन ही नहीं दिए। ये आप देख सकते हैं, ये केस स्टडी में बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले हरदयाल म्यूनिसिपल लाइब्रेरी दिल्ली, इसमें यहाँ के लाइब्रेरी कर्मचारियों को कई महीने से वेतन नहीं मिला था, तो उन्होंने हड़ताल वगैरह भी किया था। वो काफ़ी न्यूज़ में आया था, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, जबकि वो सरकारी लाइब्रेरी है। उसके बाद दूसरा क्या है, इसके अंतर्गत मानकों पर आधारित पुस्तकालय सेवाएं चलाई जाएंगी। किसी व्यक्ति ने खोला, वो अपना ध्यान दे रहा तो अपने फ़ायदे के लिए खोलेगा, वो अपना मानक खुद बनाएगा। लेकिन जब सरकारें अधिनियम ले आएंगी तो उसका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा और इसका उद्देश्य पूर्ति के साथ उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा। और उसके बाद समुचित प्रशासनिक व्यवस्था भी हो जाएगा, जो उसका पर्यवेक्षण भी करेगा, देख रेख भी करेगा और प्रशासन भी ठीक से चलाएगा। और राज्य और जिला स्तर पर दूर दराज के गाँवों तक सभी नागरिकों द्वारा निःशुल्क उपयोग के लिए सुव्यवस्थित पुस्तकालय प्रणाली का गठन किया जाएगा। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि जनसमूह की ज्ञानार्जन संबंधी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की निर्णायक भूमिका होती है। केवल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के द्वारा ही सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का निर्माण किया जा सकता है, उसे कायम रखा तथा विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार सभी नागरिकों को आधुनिक पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने वाली सुदृढ़ आर्थिक स्रोत पर आधारित तथा समुचित रीति से अभिशासित एवं प्रबंधित पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना केवल पुस्तकालय अधिनियम के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसलिए पुस्तकालय अधिनियम महत्वपूर्ण है। और पुस्तकालय अधिनियम के घटकों को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना कि उस घटक में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले तो राज्य नीति में कौन कौन से घटक आते हैं। दूसरा, पुस्तकालय अधिनियम क्यों इम्पोर्टेंट है। अगला, पुस्तकालय अधिनियम में क्या क्या आएगा, क्या क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में जब हम जानते हैं तो सबसे पहले उसमें प्रस्तावना लिखा जाएगा। प्रस्तावना को बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रस्तावना किसी भी डॉक्यूमेंट का समरी हम बोल सकते हैं, समरी है। तो ये
सुस्पष्ट और सुव्यक्त होना चाहिए। राज्य स्तरीय प्राधिकरण बनाना चाहिए, स्टेट लेवल अथॉरिटी, एक बोर्ड बनाना चाहिए जिससे ठीक से उसका प्रबंधन और प्रशासन हो सके। अगला, राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट होना चाहिए। इस अधिनियम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि सार्वजनिक पुस्तकालयों का निदेशक राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी होगा, जो सूचना विज्ञान क्षेत्र का व्यावसायिक व्यक्ति होगा। इसमें ये भी ठीक से बताया गया। तो राज्य का एक मुख्य कार्यकारी होना चाहिए। अगला, पुस्तकों का नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क्स ऑफ पुस्तकालयों का नेटवर्क्स ऑफ लाइब्रेरीज। इस अधिनियम में पुस्तकालयों की स्थापना तथा कार्यात्मकता के लिए संरचना का प्रावधान होना चाहिए, जिसमें कस्बों तथा गांवों से लेकर शहरों, जनपदों तथा राज्य केंद्रीय पुस्तकालयों तक विभिन्न स्तर के पुस्तकालय एक दूसरे से जुड़े होंगे। वित्तीय खंड, वित्तीय स्रोतों का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। और पुस्तकालय अधिकार एकत्र करने का भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने मॉडल एक्ट में इसको बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से, लेकिन बाद में कि अधिकार होना चाहिए उसकी हिमायत की थी। लेकिन बाद में श्री K.P. सिन्हा की अध्यक्षता में गठित पुस्तकालय की सलाहकार समिति ने इस विषय का परीक्षण किया और पुस्तकालय अधिकार के विरोध में बात किया था और उसके स्थान पर पुस्तकालयों को अस्थायी वित्त उपलब्ध कराने की बात की थी। उसने बोला था कि अधिकार लगाने से अच्छा है कि अस्थायी वित्त ही दिया जाए। श्रम शक्ति, मैन पावर, और जो पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। इसमें बताइए, जवाबदेही होना चाहिए, आय व्यय का सरकारी ऑडिट के अनुसार निरीक्षण और पर्यवेक्षण होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुस्तकों का पंजीकरण होना चाहिए, राज्य में प्रकाशित पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए विधिसम्मत निष्पक्ष नियम प्रावधान होना चाहिए। और नियम सारे संबंधित कार्यालयों, कर्मचारियों और अनुभागों के प्रशासन, नियंत्रण तथा कार्यात्मकता के लिए राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा नियम बनाए जाने चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे सबसे पहले प्रेम्बल, प्रस्तावना, राज्य स्तरीय प्राधिकरण, स्टेट लेवल अथॉरिटी, राज्य का मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, पुस्तकालयों का नेटवर्क, वित्तीय खंड, श्रम शक्ति, जवाबदेही, पुस्तकालयों का पंजीकरण और नियम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रंगनाथन के मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी या भारत में मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों या बिलों की संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद। आज हम लोग यहीं तक करें।